बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का चैप्टर 5 थर्ड पार्ट हम लोगों ने देखना है आज। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेटा सिक्योरिटी को देखा था और उसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे, डेटा प्रोटेक्शन और एक्सेस कंट्रोल। और फर्दर हमने आगे डेटा एक्सेस कंट्रोल की टाइप्स देखी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि है सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल। और सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल को हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, जिसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हम सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल को या कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसके दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, देन उनका सोल्यूशन क्या है, और हमारे पास ये जो इंटेग्रिटी कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज में किस तरीके से काम करता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड में किस तरह से काम करता है। सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल का हमें ऑलरेडी अच्छी तरह से पता है कि सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिमिलर आइटम्स होते हैं। इंटेग्रिटी कंट्रोल, उसके बाद हम आ जाते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर अ डेटाबेस सिस्टम इज हाउ टू गारंटी डेटाबेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए या एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं और सिमेंटिक इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ताकि हम डेटाबेस प्रॉपर तरीके से बना सकें। उसके बाद हम उसके अंदर जब डेटा की इनपुट कर रहे होते हैं या डेटा की रिट्रीवल कर रहे होते हैं तो हमने उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ताकि हमारा काम एक स्मूथ फ्लो में मूव ऑन होता जा सके। A database state is said to be consistent if the database satisfies a set of constraints called semantic integrity constraints। वो ये कहते हैं कि डेटाबेस के लिए अगर हम उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, इन केस अगर हम उनको फॉलो करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि वी आर फॉलोइंग द semantic integrity constraints। Maintaining a consistent database requires various mechanisms। अब जब हमने डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को, ये उसके एक रिदम को, फ्लो को या उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है तो हमने क्या करना है, हमने कुछ मैकेनिज्म्स को देखना होता है। वो मैकेनिज्म सबसे पहला क्या आ जाता है, कंकरेंसी कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है, देन प्रोटेक्शन है, और उसके बाद आ जाता है सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल विच आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमने ये देखना होता है कि हमारी क्यूरी जाने, उसके एंटरटेन होने यानी कि उसका रिस्पॉन्स जनरेट होने और यूज़र तक दोबारा से रिस्पॉन्स पहुंचने तक ओवरऑल जितना भी एक प्रोसीजर फॉलो हुआ था, क्या हम उसके लिए जितने भी हमने कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल इंश्योर्स डेटाबेस कंसिस्टेंसी बाय रिजेक्टिंग अपडेट ट्रांजैक्शंस दैट लीड टू इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट। थर्ड पॉइंट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने हर दफ़ा ये नहीं करना कि हम डेटाबेस को अपडेट कर दें। हमने क्या करना है, हमने ऐसी अपडेशंस को रिजेक्ट कर देना है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस हम नहीं फुलफिल करेंगे जिसके अंदर ऐसी अपडेशन के लिए कहा गया हो जिसके थ्रू क्या हो, हमारा डेटा या डेटाबेस हमारी इनकंसिस्टेंट हो सके। अब हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। टू टाइप्स है हमारे पास, एक आ जाता है एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, एक आ जाता है बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हम स्ट्रक्चर या उसके लेआउट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब लेआउट की जब हम बात करेंगे तो लेआउट में हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर एट्रीब्यूट्स हैं तो उन एट्रीब्यूट्स की आपस में डिपेंडेंसी कैसे आ जाती है, यानी कि क्या कोई प्राइमरी की है, क्या कोई उसके अंदर यूनिक की है, और उनकी आपस में क्या डिपेंडेंसी बनती है। देन हमने अगला ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट देखना होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एंटिटीज़ या एक से ज़्यादा टेबल्स मौजूद हैं तो उन दोनों के दरमियान या उन मल्टीपल टेबल्स के दरमियान क्या एसोसिएशन बन रही होती है। एसोसिएशन को हम बाज़ औक़ात कार्डिनैलिटीज़ भी कह देते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे लेआउट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स कहते थे। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एक्सप्रेस बेसिक सिमेंटिक प्रॉपर्टीज इनहेरेंट टू मॉडल, यानी कि मॉडल क्या होता है, हम उसके लेआउट के बारे में बात करें। एग्जांपल्स ऑफ सच कंस्ट्रेंट्स आर यूनिक की कंस्ट्रेंट्स इन द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या था, वो मॉडल था जिसके अंदर हम टेबल्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे।
अब यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या था? यूनिक की कंस्ट्रेंट्स हमने यानी कि यूनिक की के कुछ रूल्स बताए थे। यूनिक की के रूल्स हमने ये बताए थे कि ये ऐसी की होती है जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं होती है, ऐसी की जिसके अंदर हम नल वैल्यूज नहीं रखते हैं, या ऐसी जहाँ पे हमने स्पेस नहीं खाली छोड़ी होती। ये क्या था? ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे जो यूनिक की के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते थे। ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट के अंदर। और सेकंड आ जाता है और वन टू मेनी एसोसिएशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर एसोसिएशन। अब जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो हमने ये चेक करना है कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, क्या सिंगल ऑब्जेक्ट के दरमियान है, क्या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है। तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? वो हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। हम वन टू मैनी कह देते हैं, वन टू वन कह देते हैं, फिर मैनी टू मैनी कह देते हैं। तो ये क्या था? ये स्ट्रक्चर आ जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ये सेकेंड टाइप आती है बिहेवियरल कॉन्स्ट्रेंट्स। बिहेवियर कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड रेगुलेट द एप्लीकेशन बिहेवियर। एप्लीकेशन बिहेवियर की अगर अब हम बात करें तो अब हम ये किस चले गए? अब हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे किस टाइप का डेटा शो करवाना है। अगेन वही बात कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म शो करवा रही हूँ और उसके अंदर कुछ मेरे पास फील्ड्स मौजूद हैं जिसके अंदर नेम शो करवाना है, रोल नंबर शो करवाना है या फ़ोन नंबर शो करवाना है, तो हमने क्या करना है बिहेवियरल कॉन्स्टेंट में कि नेम है तो नेम का बिहेवियर क्या होगा, यानी कि किस टाइप का डेटा मैं उसके अंदर स्टोर करवा सकती हूँ। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर के अंदर अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। दस दे आर एसेंशियल इन द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली बात है हमारे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नेम के अंदर 1 2 3 ऑब्जेक्ट या स्पेशल करेक्टर एंटर ना करते तो वो तो फेक नेम हो जाएंगे। हमारे नेम्स के अंदर तो नहीं होता ना, हमने कभी ये लिखा है हम ये कहते हैं अली 1 2 3, असमा 1 2 3, ऐसा नहीं होता। नेम्स के अंदर सिर्फ क्या आ जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। इसी तरह फ़ोन नंबर की अगर हम बात करें तो उसका कंस्ट्रेंट बता दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं हो सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दे कैन एक्सप्रेस एसोसिएशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सच एज inclusion dependency in the relational model or describe object properties and structures। अब जब हम सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल की बात करते हैं और उसको हमें जब सपोर्ट करना है तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू फेस। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? द कॉस्ट ऑफ चेकिंग फॉर कंस्ट्रेंट वायलेशन कैन बी प्रोहिबिटेड। यानी कि जब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कहीं किसी भी ट्रांजैक्शन ने या क्यूरी ने हमारे कंस्ट्रेंट्स को वायलेट करने की या निगेट करने की तो कोशिश नहीं की, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमने उसके अंदर क्यूरी को देखना है, देन हमने अवेलेबल डेटा को देखना है, फिर हमने उन दोनों की मैपिंग करवानी है, फिर हमने ये चेक करना है कि डेटा रिट्रीव होने के बाद हमारे पास आउटकम में क्या डेटा आता है, कहीं वो आउटपुट पे जो डेटा आया है वो हमारे रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा सीक्वेंस होता है, वो हमें सारा चेक करना पड़ता है और ऑब्वियसली बात है उसकी एक कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इन्फोर्सिंग इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इज कॉस्टली because it generally requires access to a large amount of data that are not directly involved in the database updates। अब वो ये कह रहे हैं कि जब हमने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को या रूल्स को डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है तो ऑब्वियसली बात है वो भी कॉस्टली हो जाते हैं। क्यों कॉस्टली हो जाते हैं? क्योंकि हम बहुत बल्क में सारे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवा सकें। अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं। Solutions क्या आ जाते हैं? Various solutions has been investigated to design an integrity manager by combining optimization strategies. Their purpose is to अब ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि हमने जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं यानी कि इंटेग्रिटी कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट के थ्रू कर सकें। पहला हमारे पास क्या आ जाता है? लिमिट द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट नीड टू बी इन्फोर्स्ड। वो कह रहे हैं आप रूल्स बनाए ही उतने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो वो आपको वाकई लगे कि ये नेसेसरी है कि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम उनको फॉलो करवा दें। उससे क्या होगी? हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं डिक्रीज द नंबर ऑफ डेटा एक्सेसेस टू इन्फोर्स अ गिवन कंस्ट्रेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अपडेट ट्रांजैक्शन।
वो ये कह रहे हैं कि आप डेटा एक्सेस करने की जो अवेलेबिलिटी है वो आप लिमिटाइज कर दें। यानी कि जब आपको ये पता है कि अगर मैं स्पेसिफिक टाइप का डेटा मैं पब्लिक करूँगी और कोई भी आकर उसको अपडेट करने की कोशिश करेगा, तो मेरे डेटाबेस के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो निगेट हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करूँगी, मैं उस डेटा को पब्लिकली शो ही नहीं करूँगी। थर्ड पॉइंट में कहता है डिफाइन अ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी that detects inconsistency in a way that avoid undoing updates। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बनाऊं जिसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि इन केस अगर गलत अपडेट हो गई है तो मैं उस अपडेट को अनडू कर सकूं, यानी कि मैं उसको रिवर्स बैक कर सकूं। और फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं परफॉर्म एज मच इंटेग्रिटी कंट्रोल एज पॉसिबल एट कंपाइल टाइम। जब आपका डेटा कंपाइल हो रहा है या क्यूरी प्रोसेस होने से पहले कंपाइल हो रही है, आप मैक्सिमम कोशिश करें कि उस वक्त इंटेग्रिटी कंट्रोल कर लें। अब हमारे पास ये आता है कि हमने सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल सेंट्रलाइज सिस्टम में किस तरीके से देखना होता है। अ सिमेंटिक इंटेग्रिटी मैनेजर हैज टू मेन कंपोनेंट्स। सिमेंटिक इंटेग्रिटी मैनेजर के सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहला आ जाता है अ लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंटेग्रिटी असर्शन। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे हमारे पास सीक्वल होती है, माई सीक्वल होती है, ओरेकल होती है। ये सब हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी क्यूरीज को एंटरटेन करवा रहे होते हैं। एजर्शंस का मतलब होता है स्टेटमेंट्स, जिनको हम कह देते हैं कि आपके पास ये सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, एजर्शंस कह देते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं एन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस टू इन्फोर्स डेटाबेस इंटेग्रिटी अपॉन डेटाबेस ट्रांजैक्शन। तो ये कहता है आप ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएं और उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसकी इन्फोर्समेंट हो सके, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ही सिर्फ फुलफिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आके किसी भी किस्म की क्यूरी एंटरटेन करवाने की कोशिश करे तो हम उसको फुलफिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स शुड बी मैनिपुलेटेड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब वो ये कहते हैं कि आप जब इन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो कौन करवाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ले पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन या यूज़र आके तो उन कंस्ट्रेंट्स को किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करे। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करना है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिफाइंड एज असर्शंस। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, हम उनको क्या कह देते हैं, अ सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कह देते हैं, यानी कि assertions कह देते हैं। An assertion is a particular expression of tuple relational calculus in which each variable is either universally or existentially quantified। अब वो ये कह रहा है कि जब आप ये बात करते हैं अपनी डेटाबेस के एस्पेक्ट से कि assertion क्या होता है, तो उसको वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि assertion को हम क्या कहते हैं, ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको बाद में हम मेजर कर सकें, यानी कि हम ये चेक कर सकें कि यहाँ पर क्वांटिटी वाइज कितना था। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास कुछ रिलेशनशिप होती हैं या कार्डिनैलिटीज होती है, वन टू वन, वन टू मैनी। अब आप ये देखिए, जब हम वन टू वन या वन टू मैनी या मैनी टू मैनी कह रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिफाइड वैल्यूज। हम क्या करें, एजर्शंस को क्वांटिटी के अंदर मेजर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन का रिलेशनशिप क्या बन रहा है या उसकी कार्डिनैलिटी क्या बन रही है। और लास्ट पॉइंट में वो कहता है thus an assertion can be seen as a query qualification that is either true or false for each tuple। जब हम उन assertions को या उन statements को एक दफ़ा मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट्स में ये बता सकते हैं कि इन क्यूरीज के या इन assertions के रिजल्ट में हमारी जो वैल्यू आई है वो ठीक आई है या गलत आई है। अब आप ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हम किस तरीके से सिमेटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पहला आ जाता है इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट। अब आप ये देखो, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि हम किसी सिंगल एंटिटी के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है, सिंगल रिलेशन, सिंगल वेरिएबल कंस्ट्रेंट, हमने एक ही के बारे में बात की। दे रेफर ओनली टू टपल्स टू बी अपडेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस। यानी कि पूरे टेबल, पूरे डेटाबेस में से
कोई भी एक अगर हमारे पास टपल आ जाता है या एक फील्ड आ जाता है, एक ब्लॉक आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं। देन आ जाता है सेट ओरिएंटेड कंस्ट्रेंट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड सिंगल रिलेशन मल्टी वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स। रिलेशन तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर वैल्यूज आपकी मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन हो जाता है, प्राइमरी की एक और टेबल की होती है, फॉरेन की एक और टेबल की होती है, और उन दोनों को आप क्या कर रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ फॉरेन की रिलेशन। Constraints such as functional dependency and multi-relation, multi-variable constraints such as foreign key constraints. फिर थर्ड पॉइंट में आता है कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्विंग एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स हमने क्या कहा था, हमारे पास ऐसी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, यानी कि जिनको आप इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था, जब हमने लास्ट टाइम डेटाबेस पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था मिनिमम का फंक्शन होता है, जैसे मैक्सिमम का फंक्शन होता है, एवरेज का फंक्शन होता है, काउंट का फंक्शन होता है। ये सब क्या थे, ये एग्रीगेट्स थे। तो रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इवेलुएटिंग द एग्रीगेट। अब वहाँ पे हम क्या करें, हम वैल्यूज को इवेलुएट करें, उनकी तादाद मालूम करें। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।